गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में हम समझेंगे, ये क्यों आया, कैसे काम करता है, कौन कंज्यूमर है, क्या प्रोटेक्शन है। ये एक ऐसा एक्ट है जो हम सब के लिए, एक बच्चे से लेके बड़े बड़े एम्पायर तक के लिए यूजफुल हो सकता है। समझिए, आप कोई शूज परचेज करना चाहते हैं। एक बच्चे ने इकट्ठा करके धीमे धीमे पॉकेट मनी से पैसे जोड़कर कोई बढ़िया शूज खरीदा या कोई लेटेस्ट मोबाइल खरीदा। अब मान लो उसने जैसे तैसे अपनी पॉकेट मनी इकट्ठी की, कुछ पापा से पैसे लिए, कुछ मम्मी से लिए, और उन सबको इकट्ठा करके बच्चे ने एक मोबाइल खरीदा। 10,000 रुपए का, 15,000 रुपीज का एक मोबाइल खरीदा। अब वो मोबाइल खराब निकल आता है या उसमें कोई कमी होती है। अब वो बच्चा क्या करेगा? या आप में से कोई न किसी तरह पापा कहते थे 5,000 रुपए का मोबाइल ले लो, लेकिन आपने कहा नहीं, मैं तो लेटेस्ट फीचर का मोबाइल लूंगा, मैंने अपनी सेविंग की हुई है, अपनी पॉकेट मनी में से पैसे बचाए हुए हैं, मैं तो 15,000 वाला लूंगा। आप जैसे तैसे करके एक 15,000 का मोबाइल ले। अब मोबाइल लाने के बाद में उसमें कुछ टेक्निकल डिफेक्ट या कुछ कमी हो गई। अब क्या करेंगे आप? सर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, बाकी और सिविल एक्ट्स हैं। इन सब के अंदर सिविल प्रोसीजर कोड्स है, इसके अंदर हम कंप्लेन कर सकते हैं। इन सब एक्ट के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? इन सब के लिए हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा। अब एक बच्चे ने, जिसने जैसे तैसे पैसे इकट्ठे किए हैं, चलो ये तो बात हो गई मान लो 15,000 के मोबाइल की। हो सकता है सेम केस हो जाए 500 रुपीज के शूज की। उसने जैसे तैसे 500 रुपीज के शूज खरीदे, अब वो खराब निकल गए और दुकानदार उसकी शूज वापस करने को तैयार नहीं, तो उसके पास क्या ऑप्शन है? क्या पुलिस में जाके उसके अगेंस्ट FIR लिखाई जा सकती है? नहीं, ये सब सिविल मैटर है, कोई क्राइम तो है नहीं, पुलिस FIR लिखेगी नहीं। कोर्ट में जाना है, जाने से पहले कोर्ट फीसें जमा करनी होती है। कोर्ट में खुद तो हम जा नहीं सकते। कोर्ट में जाने के लिए क्या करना होगा? एक वकील करना होगा, और वकील की फीस उससे ज्यादा होगी जितने का सूज नहीं या जितने का मोबाइल नहीं। और उसकी डेट्स लगेंगी। हिंदुस्तान के अंदर जो सिविल कोर्ट है उनकी डेट लगती है। एक पीढ़ी लड़ती है तो कहते हैं बेटे ने शुरू किया तो मतलब पिताजी ने शुरू किया मुकदमा, तो बेटे के टाइम पे भी नंबर नहीं आता। नंबर तब आता है जब दादा बन गए। 10-10, 15-15 साल तक मामले लटके रहते हैं, 20 साल भी हो जाते हैं। और उसमें
इतना पैसा खर्च हो जाता है कि पता लगे 500 रुपए के जूते के लिए आपके 10 साल लग गए, और उसके बाद भी क्या रिलीफ मिली, और उसको फिर हम डिक्री कराएंगे कैसे। तो ऐसी सारी समस्याओं के लिए बहुत हंगामा होता रहा। कंज्यूमर्स कहते रहे कोई ना कोई ऐसा लॉ आना चाहिए, ऐसा कानून आना चाहिए। हालांकि इससे पहले 1969 में एमआरटीपी एक्ट था। उसके बाद में खैर अब तो एक कंपटीशन एक्ट भी आया। ये सब कंज्यूमर्स के लिए थे, लेकिन एमआरटीपी एक्ट के अंदर भी हालांकि हम कंप्लेन कर सकते थे, डायरेक्टर जनरल इंक्वायरी कर सकता था हमारी कंप्लेन पे, लेकिन प्रोसीजर वाज लेंथी और कंज्यूमर्स को, आम कंज्यूमर्स को कोई बेनिफिट नहीं था। तो सोचा ये गया कोई एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, ऐसा फोरम बनाया जाए जिस फोरम से कंज्यूमर्स को, ऑर्डिनरी कंज्यूमर को बिना कोर्ट की फॉर्मेलिटी किए हुए, बिना प्रोसीजर्स किए हुए, बिना हेफ्टी कोर्ट फीस और बिना एडवोकेट्स के और बिना टाइम कंज्यूमिंग के स्पीडी न्याय मिल सके, छोटे छोटे केसेज उसके अंदर सॉल्व हो सके। ऐसा करना जरूरी था या नहीं, बताइए आप। ऐसा यदि इस तरह का केस है तो आप क्या कोर्ट में जाएंगे? नहीं जाएंगे तो मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, खराब सर्विस वाले कंज्यूमर्स का दुरुपयोग करते रहेंगे, कंज्यूमर को न्याय नहीं मिल पाएगा, आम उपभोक्ता को न्याय नहीं मिल पाएगा। तो बड़े बड़े अभियान चले, आंदोलन चले, जागो ग्राहक जागो। आजकल आपने काफी टीवी पे देखा होगा, जागो ग्राहक जागो। तो कानून बनाने के बाद भी ग्राहकों को, आम जनता को इस बात की जानकारी दी जाती है कि एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जिसके अंदर आप प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एक ऐसा सिस्टम बनाया गया कि ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंज्यूमर कोर्ट बनाई जाए, जो नाम से तो हो कंज्यूमर कोर्ट, लेकिन वो हो फोरम की तरह से। जो कंज्यूमर कोर्ट है वो नाम भले ही उनका कंज्यूमर कोर्ट हो, बल्कि वो कंज्यूमर फोरम की हो, जहां बिना किसी प्रेस्क्राइब्ड लीगल प्रोसीजर्स के आप अपनी कंप्लेन फाइल कर सके, जहां बिना वकील के, एडवोकेट के खुद अपना केस की पैरवी कर सके, और जहां मामूली 100-200 रुपए फीस यदि हो या बिना फीस के आपका केस फाइल हो सके, ऐसा सिस्टम बनाया गया। और साथ ही साथ जिसके अंदर जो मेंबर्स हो, वो डिसीजन लेने वाले, वो कानूनी तो हों, जुडिशियल के साथ साथ आम आदमी की समस्याओं को भी समझने वाले हों। मैं खुद आपको बताता हूं, हमने एक नोएडा में कार्यक्रम आयोजित किया। उसमें हमने एक चीफ जस्टिस को बुलाया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मैं इस समय उनका नाम इसलिए नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि कोई भी चीज कोर्ट करने से पहले हो सकता है उस समय उन्होंने जो चीज कोर्ट की हो वो बाद में उन्हें अच्छी लगे या बुरी लगे, तो इसलिए बिना नाम लिए हुए मैं आपको बताऊंगा। उन चीफ जस्टिस ने बताया कि एक दिन ऐसा हुआ, मैं 40 साल एडवोकेट थी एंड जुडिशरी में रहा, और एज ए चीफ जस्टिस जब मैं रिटायर हुआ, रिटायर होने के बाद में मैंने नोएडा में मकान बनवाया, और एक दिन मेरा बिजली का मीटर फूक गया।
बिजली का मीटर फूक गया तो मैंने उसकी कई बार नोएडा अथॉरिटी में रिपोर्ट की, लेकिन नोएडा अथॉरिटी के और उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, उसके सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, उसके जेई, उसके लाइनमैन, कोई भी मेरी बातों से मैं ये कन्विंस करने में असफल हुआ कि ये जो मीटर है वो बिजली डिपार्टमेंट की गलती से फूका है। इसी तरह वो कहते हैं एक बार मेरा सीवर जाम हो गया, सीवर ओवरफ्लो कर रहा था, उसके बावजूद नोएडा अथॉरिटी को बहुत सारी चिट्ठियां लिखने के बाद में ये कन्विंस करने में मैं नाकामयाब रहा कि ये उनकी गलती से है। तब वो हमारे चीफ जस्टिस साहब, एक्स चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे, मैंने एक डॉक्टर साहब से पूछा क्या हो गया मेरी इंटेलिजेंस को, क्या हो गया मेरे लॉजिकल कंक्लूजन को, कि मैं जब कोई निर्णय देता था, देशों के मसले, राष्ट्रों के मसले, करोड़ों के मसले, अरबों के मसले, जब मैं डिसीजन देता था दोनों पार्टी कहती थी वाह 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 जज साहब क्या आपने फैसला दिया है, क्या तर्कपूर्ण फैसला दिया है, आज मेरे तर्क को कोई सुनने को राजी नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप बुरा ना माने, आपकी दिमाग ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन पहले आप जज थे, आज आप एक आम आदमी हैं। तो उन्होंने कहा अगर मैंने आम आदमी की समस्या जज समझी होती तो मेरे कुछ डिसीजन ऑल टुगेदर डिफरेंट हुए होते। तो इन सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा फोरम तैयार किया गया जिस फोरम के अंदर जुडिशरी के भी आदमी हों और साथ ही साथ आम जनता के भी रिप्रेजेंटेटिव हों। तो इस अथॉरिटी, इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कोर्ट की जगह जो कंज्यूमर कोर्ट या कंज्यूमर फोरम, जो कंज्यूमर फोरम और इसको कोर्ट भी कहते हैं, कंज्यूमर कोर्ट या फोरम एक ही बात है, एक ऐसी बनाई गई जिसमें विच है क्वासी जुडिशियल पावर और इसमें क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्वासी जुडिशियल बॉडी का मतलब इसमें जुडिशियल के भी आदमी रखे गए और साथ ही साथ आम जनता के भी रिप्रेजेंटेटिव, दोनों लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के रखने के बाद में एक बॉडी बनाई गई जिससे कि कंज्यूमर का प्रोटेक्शन हो सके। ओके, तो ये जो बॉडी बनाई गई, इसके लिए फोरम बनाए गए। फोरम किस पे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो फोरम बनाए गए, यदि उसमें कोई सेटिस्फाइड नहीं हो तो उसके लिए स्टेट लेवल के फोरम बनाए गए और स्टेट लेवल पे भी कोई सेटिस्फाइड ना हो तो नेशनल लेवल फोरम बनाए गए और नेशनल फोरम पे भी कोई सेटिस्फाइड ना हो तो देन सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खोला गया। यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के 20 लाख रुपए तक के केसेज के लिए सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल 50 लाख, जिसको बढ़ा के कर दिया गया 1 करोड़ रुपीज तक, लेस देन और इक्वल टू और एवर 1 करोड़ नेशनल लेवल की। साथ ही साथ ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की अपील यहाँ हो सकती थी, यहाँ की अपील यहाँ हो सकती थी, यहाँ के इस तरह के फोरम्स बनाए गए। ओके, डिस्ट्रिक्ट लेवल के फोरम के अंदर सिटिंग या रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल का आदमी डिस्ट्रिक्ट जज के कंसल्टेशन के साथ अपॉइंट किया गया। स्टेट लेवल फोरम पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कंसेंट से, उनके कंकरेंस से हाई कोर्ट के सिटिंग जज या एक्स जज के लेवल का आदमी स्टेट लेवल फोरम में रखा गया और नेशनल लेवल फोरम के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंकरेंस से जो चीफ जस्टिस
सुप्रीम कोर्ट के जज के सिटिंग या चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का जज उनका चेयरमैन बनाया गया। बाकी सारे मेंबर जुडिशियल या आम जनता के रिप्रेजेंटेटिव रखे गए, जिससे कि दोनों लोगों का भला हो सके, दोनों लोगों के विचार, आम जनता की समस्याएं भी और जजेस की समस्या भी इसके अंदर सुनी जा सके। तो ये बना एक कंज्यूमर फोरम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो वैसे भी ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये दो चीजों से मिलकर बना है। वर्ड है कंज्यूमर प्लस प्रोटेक्शन। ओके, तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दिया कंज्यूमर फोरम्स का। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर आपको स्पीडी जस्टिस मिल सके, बिना लीगल फीस के, बिना वकीलों की फीस दिए हुए, बहुत ही स्पीडी बेसिस पे, जिसमें आपके ब्याह पर आपकी समस्याएं सुनने वाला, समझने वाला आदमी, आपका रिप्रेजेंटेटिव भी उसके अंदर हो और साथ ही साथ जजेज भी हों और वो मिलकर फैसला करें। एक इस तरह का फोरम बनाया गया। और ये फोरम के साथ साथ जो अदर एक्ट हैं, अदर एक्ट के अंदर जो आपको केस करने की पावर है, वो पावर रहते हुए एक ये एडिशनल आपको एवेन्यू दिया गया फॉर पर्पज ऑफ फाइटिंग योर केस। अब इसके अंदर दो वर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट आए, वो आए कंज्यूमर एंड प्रोटेक्शन। तो ये कंज्यूमर वर्ड होता क्या है, व्हाट इज कंज्यूमर, ये समझना हमारे लिए इतना जरूरी है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट केवल कंज्यूमर को ही प्रोटेक्ट कर सकता है। तो इसमें दो चीजें समझनी कि कंज्यूमर है कौन, और प्रोटेक्शन में समझना है क्या रेमेडी है। तो हमें क्या समझना है, व्हाट इज कंज्यूमर हेलो, हाँ जी सर। तो हमें समझना क्या है कि कंज्यूमर क्या है, व्हाट इज कंज्यूमर। या यू कैन से हु इज कंज्यूमर। एंड प्रोटेक्शन में समझना है व्हाट आर रेमेडीज। प्लस हाउ to enforce तो इसके अंदर हमें समझना क्या कंज्यूमर है कौन, ओके, उस पर रेमेडीज क्या है और हाउ टू एनफोर्स रेमेडीज। ओके, तो कंज्यूमर क्या है, यदि मैंने मोबाइल खरीदा या शूज खरीदा तो मैं कंज्यूमर हूं या नहीं। हाँ जी, क्योंकि भाई शूज खरीदता हूं, चाहे मैं वो शूज अपने लिए खरीदता हूं या अपने बेटे के लिए खरीदता हूं, तब भी कंज्यूमर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं उस शूज को किसी दूसरे को बेचने के लिए खरीदता हूं, मेरी ट्रेडिंग की दुकान है, तब भी मैं कंज्यूमर होऊंगा क्या? नहीं, क्योंकि मैं उसको किसी दूसरे को आगे बेचने के लिए खरीद रहा हूं। इसी तरह मोबाइल है, यदि मोबाइल शॉपकीपर हूं और मैं आगे दूसरे को बेचने के लिए होलसेलर से, मैन्युफैक्चरर से खरीद रहा हूं, मैं कंज्यूमर नहीं हूं। कंज्यूमर मीन्स उसका यूज होना चाहिए, यूज बाय मी, नॉट टू पास ऑन टू द थर्ड पार्टी, बट
उसका यूज होना चाहिए। यूज चाहे मेरे पर्सनल यूज में हो या मेरे बिजनेस यूज में। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट एक फोटोकॉपी मशीन खरीदी। एक फोटोकॉपी मशीन खरीदी जिसको मैं ऑफिस के काम में यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आप कहेंगे जी ये तो कॉमर्शियल यूज हो गया, मैं घर पर भी अपने रख सकता हूँ छोटी। आजकल तो प्रिंटर कम फोटोकॉपी मशीन आती हैं, मैंने घर पे रखी हुई है। आप कहेंगे ये कंजम्पशन है। ठीक है, उस फोटोकॉपी मशीन को मैंने अपने ऑफिस में रख लिया और ऑफिस में एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं प्रैक्टिस करता हूँ और प्रोफेशन के लिए उससे यूज करता हूँ। तब क्या हुआ, तब भी मैं उसका कंज्यूमर हूँ। अगर मैं फोटोकॉपी की दुकान खोलता हूँ और उस फोटोकॉपी उससे निकालता हूँ और मेरी फोटोकॉपी की शॉप है, तब क्या मैं कंज्यूमर हुआ या नहीं, बताइए बेटे। तब भी मैं कंज्यूमर हुआ। मैं कंज्यूमर कब नहीं होऊंगा, अगर उस फोटोकॉपी का मेरा ट्रेडिंग का बिजनेस है, मैं फोटोकॉपी मशीन खरीदता हूं और आगे बेच देता हूं, तब मैं कंज्यूमर नहीं होऊंगा। या सपोज मैं जूता खरीदता हूं और आगे बेच देता हूं, तो मैं कंज्यूमर नहीं होऊंगा। यदि मैं जूते का सोल खरीदता हूं और उसको असेंबल करके जूता बनाता हूं और उसको आगे भेज देता हूं, तो मैंने वो शूज यूज किया क्या, नहीं। उसको किया, उस प्रोडक्ट में मर्ज कर दिया, तो दैट इज नॉट ए कंजम्पशन। कंजम्पशन मीन्स कि मैंने कोई भी चीज यूज की एज ए प्रोडक्ट और सर्विस यूज की। बात कुछ कुछ समझ में आई कि कोई भी प्रोडक्ट जो हमने खरीदा और खरीदने के बाद में उसका हमने उपयोग किया, दैट इज कंजम्पशन। ठीक है, अब मैं किसी हॉस्पिटल में जाता हूं, ओके, प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं जाता हूं और वहां अपना इलाज कराता हूं। इलाज का मैं 50,000 रुपये बिल आता है, वो पे करता हूं। मैं कंज्यूमर हूं या नहीं, हाँ जी कंज्यूमर हूं। अब मैं मान लो किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में जाता हूं, वो मेरा फ्री इलाज होता है, 1 या 2 रुपए की पर्ची कट गई वो अलग बात है, तब मैं कंज्यूमर हूं या नहीं, बताइए। तब मैं कंज्यूमर हूं या नहीं, तब मैं इस एक्ट के हिसाब से कंज्यूमर नहीं हूं। मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता हूं और खाना खाने के बाद में वो खाना तो मैं पेमेंट करता हूं और खाने की क्वालिटी खराब है, तो मैं क्या हूं, मैं कंज्यूमर हूं। अब कहीं मेरा दोस्त मेरे को बुलाता है, खाना खिलाता है अपने घर पर और उससे मेरे वो खाना खराब होता है, तो उससे क्या आपको लगता है मैं कंज्यूमर हूं, नहीं। सर एक बात बताइए, आपने कहा कि हॉस्पिटल में गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने फ्री इलाज किया और वो इलाज सही नहीं था, तो और उसने गलत इंजेक्शन दे दिया डॉक्टर ने, तो मैं उसकी कंप्लेन नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते। उसके लिए अदर एक्ट होंगे, नेग्लिजेंस एक्ट होगा, मेडिकल काउंसिल का जो एक्ट होगा, उसके हिसाब से आप कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन कंज्यूमर के एक्ट के अंदर केवल पेड सर्विस, पेड और पेबल सर्विस या प्रोडक्ट कंज्यूम के लिए ही आपको प्रोटेक्शन मिलता है। अदर एक्ट में आपको क्या मिलता है, इससे कोई लेना नहीं। हजारों एक्ट है, सैकड़ों एक्ट में आपको कुछ भी रिलीफ मिल सकती है, हमें अभी उससे कुछ लेना देना नहीं है। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कुछ मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिलता है, MRTP एक्ट में मिलता है, अदर सिविल एक्ट में मिलता है, क्रिमिनल एक्ट के अंदर कंप्लेन होती है,
मेडिकल काउंसिल के हिसाब से कंप्लेन होती है। लेकिन कंज्यूमर के लिए आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर केवल आपको रेमेडी तभी मिल सकती है जबकि आपने वो सर्विस एज ए पेड सर्विस आपने यूज या कंज्यूम की हो फॉर आवर ओन पर्पज। उसको यदि आपने आगे ट्रांसफर किया है, आपने एज ए मीडिएटर ट्रेडर का काम किया है, एजेंट का काम किया है, इन दैट केस यू आर नॉट ए कंज्यूमर। कंज्यूमर होने के लिए आपको वो खुद यूज करनी है, चाहे कॉमर्शियल पर्पज से या पर्सनल पर्पज से। ओके, दैट इज टू बी यूज्ड बाय योरसेल्फ, ठीक है, बट नॉट फॉर द कॉमर्शियल पर्पज। का मतलब ये नहीं है कि हमने उसको कॉमर्शियल पर्पज मीन्स यदि आपने उस सर्विस को लेके कहीं दूसरी तरफ ट्रांसफर किया, इन दैट केस आपको इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन में फायदा नहीं मिलेगा। कंज्यूमर के लिए आपको क्या चाहिए कि आपने उसका यूज किया हो। बात आती है समझ में? तो सबसे पहले हमें समझना क्या है? हमें समझना है हम किसी गुड्स या सर्विस के कंज्यूमर हैं। वो गुड्स या सर्विस हमने एज ए कंज्यूमर यूज किए, पेड बेसिस पे यूज किए, चैरिटी में नहीं लिए। कोई चैरिटी कर रहा है और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने कोई दान दिया, गिफ्ट दिया, सैंपल दिया, उससे आपका कुछ तबीयत खराब हो जाती है तो दूसरे एक्ट में, नेग्लिजेंस एक्ट में, फूड प्रिजर्वेशन एक्ट में, फूड एक्ट में, फूड सप्लाई एक्ट में, क्रिमिनल एक्ट में, उन सब में आप केस कर सकते हो। कंज्यूमर एक्ट के अंदर केस केवल तभी कर सकते हो जब आपने वो चीज कंज्यूम की है, उसका रियल पेमेंट किया है, कंसीडरेशन किया है, ठीक है। इसके लिए आप कंज्यूमर फोरम के अंदर कर सकते हो। कंज्यूमर फोरम में मैंने बता दिया ये लिमिट घटती बढ़ती रहती है, 20 लाख, 1 करोड़, उससे ऊपर नेशनल लेवल फोरम में। अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट लेवल से आप सेटिस्फाइड नहीं है, उसकी आप अपील कर सकते हो स्टेट लेवल फोरम में। स्टेट लेवल से सेटिस्फाइड नहीं है, आप अपील कर सकते हो नेशनल लेवल फोरम में। नेशनल लेवल फोरम से आप सेटिस्फाइड नहीं है, आप कंज्यूमर कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हो। तो ये सब मैंने एक आपको बेसिक जनरल ओवरव्यू ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दिया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम टेक्निकल और लीगल टर्मिनोलॉजी में समझेंगे क्या है कंज्यूमर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कंज्यूमर। डेफिनेशन क्या है कंज्यूमर की, कंज्यूमर्स के राइट क्या है, कंज्यूमर्स की ड्यूटी क्या है, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन क्या है, क्या कंज्यूमर्स को रेमेडीज हैं, कैसे उस रेमेडीज को एनफोर्स करना है, क्या प्रोसीजर है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल का, काउंसिल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल कंज्यूमर फोरम का, क्या कॉन्स्टिट्यूशन होगा स्टेट लेवल कंज्यूमर फोरम का, और क्या कॉन्स्टिट्यूशन होगा नेशनल लेवल कंज्यूमर फोरम का। तो ये हमको सब समझना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। ओके, तो ये आप सब इसको जरा ध्यान से पढ़िए। जो नोट्स आपके पास हैं, स्टडी नोट्स इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज के, या जो नोट्स हमने प्रोवाइड किए हुए हैं उनको आप पढ़िए। पढ़ने के बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको बिल्कुल टेक्निकल और लीगल लैंग्वेज में आपको समझाते हैं। आपका अपना राइट, जिससे कि आप न केवल एग्जाम के लिए लेकिन जनरली जो भी चीज आप खरीदते हैं उसके लिए आप सजग होंगे। जाओ ग्राहक जाओ, ग्राहक जाओ अभियान, जो बहुत सारी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन ने, सामाजिक संस्थाओं ने और गवर्नमेंट ने भी जो अवेयरनेस आम जनता के हित में फैलाई है, वो तभी होगा जब आप समझेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को बहुत बढ़िया तरीके से। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ना केवल आपको समझना है, ना आपको अपने दिलो दिमाग जहन में इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को बताना है, बल्कि आपको
इसको एजुकेट करना है आम जनता को, आम पब्लिक को, अपने घर वालों को, लेडीज को, सबको, जिससे कि अपने अधिकारों के प्रति ग्राहक जागरूक हो सके। थैंक यू वेरी मच।